डिस्कशन हमने किया था पहले IAS 32 का, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी सोर्स जो हमने रेस किया है या यूज किया है टू रेस फंड्स, उसको हमारी कंपनी इक्विटी मानेगी या फिर लायबिलिटी मानेगी. सो इज दैट अ डेट और एन इक्विटी? उसके लिए IAS 32 ने वैसे तो एक वाज़ेह रास्ता दिखा दिया था कि अगर लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट हो रही है, दैट मींस इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising as a result of past event and the future economic benefits are expected to flow out of the entity, so that would be treated as a liability. बात काफी हद तक क्लियर थी कि अगर ऑर्डनरी शेयर्स है या कोई भी इरिडीमेबल चीज है जिसमें इशुअर ने फंड्स इन्वेस्टर को वापस नहीं करने, तो उसको हम इक्विटी मानेंगे. और अगर हमने इन्वेस्टर को फंड्स वापस करने हैं, रिडीमेबल है, तो वो उसको उन पैसों को हम अपनी लायबिलिटी मानेंगे. प्रेफरेंस शेयर्स जिसका नाम शेयर्स जैसा है और शक्ल और काम डेट जैसे हैं, इस पे जो रिटर्न दिया जाता है उसको कहा डिविडेंड जाता है, लेकिन है फिक्स ऑन प्रिंसिपल, वोटिंग पावर भी नहीं है. लेकिन इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये रिडीमेबल भी हो सकते हैं और इरिडीमेबल भी हो सकते हैं. अगर कि रिडीमेबल है तो इसका मकसद कंपनी ने इन्वेस्टर को उनके पैसे वापस करने हैं, और अगर इरिडीमेबल हुआ तो इसका मकसद कंपनी ताकयामत कभी भी पैसे वापस नहीं करेगी. अगर इन्वेस्टर को उसके पैसे वापस चाहिए तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेच के पैसे रियलाइज कर सकता है, लेकिन इश्यूअर को कभी भी नहीं डिमांड कर सकता कि वो उसको पेमेंट करे. तो उसके पैसे कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी उनको उनके पैसे वापस नहीं करेगी. एज पर डेफिनेशन, अगर कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी होगी पैसे वापस करने की तो लायबिलिटी है, अगर जिम्मेदारी नहीं है तो उसको हमने इक्विटी माना था. नेक्स्ट हम आगे थे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या कन्वर्टेबल लोन नोट्स पे. अच्छा, अब इसमें क्या सीन होता है कि एक कूपन इंटरेस्ट होता है जो कि कंपनी ने रेगुलरली अंटिल मैच्योरिटी पे करते रहना है इन्वेस्टर को. इसको हम कहते हैं कूपन इंटरेस्ट. वो फिर एनुअली पे हो, बाय एनुअली पे हो, क्वार्टरली पे हो, वीकली पे हो, मंथली पे हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है. हम बात सिंपली ये कर रहे हैं कि वो जो कि रेगुलरली पे होगा उसको हम कहेंगे कूपन इंटरेस्ट. आज इश्यूअर को पैसे मिलेंगे, लेकिन रिडेम्पशन यानी मेच्योरिटी का जब टाइम आएगा तो मेच्योरिटी के टाइम पे इन्वेस्टर के पास, होल्डर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो कंपनी से पैसे डिमांड कर ले, रिडेम्पशन ले ले, या चाहे तो वो उसको कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले. तो इसको हमने कहा था कि ये होते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स या कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट्स 2 in 1. IAS 32 के मुताबिक ये डेट भी है और ये इक्विटी भी है. बहरहाल उससे पहले हम इस चीज पे आए थे कि पार वैल्यू क्या होती है, या नॉमिनल वैल्यू, लीगल वैल्यू, फेस वैल्यू क्या चीज होती है, वो हमने देख लिया था. उसके बाद इशू वैल्यू के इशूअर उसको इशू कितने में करता है ये हमारी मर्जी है. फेस वैल्यू क्या भी हो, इशू हम कितने में करते हैं ये हमारी मर्जी होगी, जिस तरह ऑर्डनरी शेयर्स में होता है. पार वैल्यू तो नॉर्मली यूएस में $1 होती है, पाकिस्तान में नॉर्मली 10 रुपीज होती है, लेकिन कंपनी वो शेयर कितने में इशू करती है वो कंपनी की अपनी मर्जी है. इसी तरीके से वो बॉन्ड्स या लोन नोट्स या वो डिबेंचर्स या वो कन्वर्टेबल्स कंपनी इशू कितने में करती है ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है. रिडेम्पशन वैल्यू जरूरी नहीं है कि पार हो, ये प्रीमियम बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जिसके तहत कंपनी इशू करेगी किसी और वैल्यू पे और रिडीम करेगी किसी और वैल्यू पे. रिडीम हमेशा पार वैल्यू पे करे ऐसा जरूरी नहीं है. कूपन इंटरेस्ट हमेशा पार पे अप्लाई किया जाता है और रेगुलरली पे किया जाता है. अच्छा, लेकिन नहीं वारिस, बेसिकली पार वैल्यू से कम इशू करने पे लॉस नहीं होता. अब मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे. हम एक सवाल कर रहे हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टर और इश्यूअर में से बेवकूफ कौन है.
अगर हम ये कहें कि पार वैल्यू से सस्ते में इशू करने पर इन्वेस्टर इश्यूअर को लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा, तो इसका मकसद कंपनी बेवकूफ। या फिर पार पे इशू करके उसको प्रीमियम पे रिडीम करे तो भी कंपनी को लॉस, यानी कंपनी यानी इश्यूअर बेवकूफ। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कैटेगोरिकली कम्युनिकेट कर रहा हूं। बेवकूफ कौन है? कोई भी नहीं। ना कंपनी अपना नुकसान करेगी, ना इन्वेस्टर अपना नुकसान करेगा। ठीक है ना? तो देखो, बेवकूफ हम किसको कहेंगे? जो अपना नुकसान करे। तो ये मैं आपको बात बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि ना कंपनी अपना नुकसान करेगी और ना ही इन्वेस्टर अपना नुकसान करेगा। से अगर हम इन्वेस्टर से आज पैसे लेते हैं $500,000, उसको हम कहते हैं कि हम आपको हर साल 8% कूपन पे करेंगे। तीन साल के बाद उसकी रिडेम्पशन वैल्यू होगी 533,100। इन्वेस्टर आज मुझे पैसे कितने दे रहा है? 5 लाख। मैं उसको हर साल 8% इंटरेस्ट दे रहा हूं। लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 10% का। मैं इन्वेस्टर को यह कहता हूं कि आज आप मुझे 5 लाख रुपए दें, 3 साल के बाद मैं आपको 5,33,100 रुपए करके वापस करूंगा। इसमें 33,100 रुपए क्या है? इसको हम नाम देते हैं प्रीमियम। ये प्रीमियम है जो कि इश्यूअर पे करेगा इन्वेस्टर को। आप सवाल दोहरा सकते हैं, बेवकूफ है भाई, जब इन्वेस्टर से लिए 5 लाख रुपए हैं तो वापस 5,33,100 रुपए किस क्यों करेगा? अच्छा, दूसरी बात ये, इश्यूअर कह रहा है कि मैं आपको हर साल 8% इंटरेस्ट दूंगा। तो इन्वेस्टर पूछेगा कि क्या समझा हुआ है? बेवकूफ हो? जब मार्केट में चल रहा है 10%, तो आप मुझे 8% देके कैसे इस बात पे राजी करें कि मैं आपके पास इन्वेस्ट करूंगा? अब देखिए हुआ क्या। 5 लाख का 8%, हर साल इंटरेस्ट पे कितना किया जाएगा? 5 लाख का 8% कितना बन रहा है? 40,000 बन रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने फंड्स रेस किए, पैसे लिए 5 लाख, तो मैं अपनी लायबिलिटी भी कितनी दिखाऊंगा? 5 लाख। फिर मैं उसको पहले साल 5 लाख का 8%, 40,000 रुपए इंटरेस्ट पे करूंगा। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। हम डेबिट करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट करते हैं कैश। 40,000 40,000 से। दूसरे साल फिर हम उसको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे।
हम डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट 40,000, क्रेडिट करेंगे कैश या बैंक 40,000। तीसरे साल फिर हम उसको 40,000 पे करेंगे, डेबिट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक 40,000। लेकिन तीनों साल के आखिर तक हमारी लायबिलिटी कितनी मौजूद रही? 5 की 5 लाख। हमने अपनी लायबिलिटी को 5 लाख पे ही रखा, लेकिन आखिर में जब हम पे करेंगे 33,100 का प्रीमियम, तो वो आखिरी साल के गले में नहीं आना चाहिए। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्रेड करेंगे 3 साल के ऊपर। उसके लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे? इफेक्टिव इंटरेस्ट की। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब देखें मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख। इस पे इंटरेस्ट जो फाइनेंस कॉस्ट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, वो रिकॉर्ड करूंगा 10%। 5 लाख का 10% कितना बनेगा? 50,000 रुपए। जबकि इन्वेस्टर को मैं दूंगा कितना? 40,000 रुपए। अब इन्वेस्टर ने मुझे पहले दिए थे 5 लाख रुपए, वो तो उसको मैं वापस करूंगा ही करूंगा। उसका इंटरेस्ट बन रहा था 50,000 रुपए, जिसमें से 40,000 तो मैं उसको दे रहा हूं, बाकी 10,000 उसके मैं अपने पास कंपाउंड कर रहा हूं। तो अब उसके मेरे पास पैसे हो गए 5 लाख 10,000 रुपए। जी अमृता, आप देख सकते हैं मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 10% चल रहा है। तो इन्वेस्टर को अगर आप 10% देने की गुस्ताखी करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं देगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा साल आपके ऊपर लायबिलिटी है 5,10,000। अब वो कहेगा जो 5 लाख पहले दिए थे उस पे भी इंटरेस्ट दो, और जो 10,000 मेरे रोके हुए हैं उस पे भी इंटरेस्ट दो। तो 5,10,000 का 10% कितना बनेगा? 51,000। दूंगा मैं फिर भी कितना? 40,000। 11,000 और रोक लूंगा, तो उसके मेरे पास हो जाएंगे 5,21,000 रुपए। इन्वेस्टर होशियार है, कहेगा अब मुझे इंटरेस्ट 5 लाख पे भी दो जो मैंने दिए थे, 10,000 पे भी दो जो मैंने आपने मेरे पहले साल में रोके थे, और 11,000 रुपए पे भी दो जो आपने मेरे दूसरे साल में रोके थे। तो 5,21,000 का 10%, 52,100। इसमें हम उसको देंगे कितने? 40,000। तो हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी 5,33,100 रुपए। जो 33,100 रुपए का प्रीमियम है, आप देखिए हमने तीनों सालों में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया? 50, 51, 52, 100। ये हो गया 1,53,100। जबकि पे कितना किया? 1,20,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 33,100। तो जहां मैंने इंटरेस्ट पे किया था 1,20,000, वहां मैंने प्रॉफिट लॉस पे चार्ज किया 1,53,100। ये 33,100 रुपए का प्रीमियम भी मैंने एक्सपेंस मान लिया 3 सालों में। ठीक है वारिस, बात समझ में आई कि पार वैल्यू से कम पे इशू करने से कोई नुकसान नहीं होगा।
और ना ही कोई फायदा होगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। होगा क्या, देखो मैं आपको इसमें समझाने के लिए F2 के कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा हूं। हालांकि FR में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपसे ये टेक्निकल चीजें ऐसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन लॉजिकली आप लोग क्लियर होने चाहिए हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। लेट्स अज्यूम हमारे कुछ बॉन्ड्स हैं जिनकी पार वैल्यू है 8 लाख, कूपन इंटरेस्ट है 5% पर एनम, मार्केट में इंटरेस्ट चल रहा है 7% पर एनम। बॉन्ड्स 3 साल के बाद पार वैल्यू पे रिडीम हो जाएंगे। आप मुझे बताओ कि इन्वेस्टर से आज मैं कितने पैसे लूं कि उसको भी नुकसान ना हो, मुझे भी नुकसान ना हो। कैश फ्लोज क्या है? 1 2 3। पहले साल में आप क्या देंगे? 8 लाख का 5%, 40,000। दूसरे साल क्या देंगे? 8 लाख का 5%, 40,000। तीसरे साल में क्या देंगे? 8 लाख और 5%, 8,40,000। ये है हमारे कैश फ्लोज। मार्केट में इंटरेस्ट कितना चल रहा है? इफेक्टिव कितना है? 7%। 7% के डिस्काउंट फैक्टर्स आप मुझे बताएं। 7% के डिस्काउंट फैक्टर्स बताएं, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। नाइन थ्री फोर सिक्स, ठीक है। दूसरा साल 0.8734, ओके। और तीसरा आपने मुझे बताया 0.816, ठीक है। डिस्काउंट करें। प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है? 37384, ओके। ठीक हो गया। दूसरा साल 34936, ठीक है। लास्ट ईयर 685,
440 तीनों को प्लस करें, 757760। पार वैल्यू कितनी है? 8 लाख। इन्वेस्टर से आज हम कितने पैसे लेंगे? 757760। 42,240 रुपए का नुकसान है आपकी जुबानी। इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अगर बॉन्ड्स को पार वैल्यू से ज्यादा पे रिडीम किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम, और अगर पार वैल्यू से कम पे इशू किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अब आपकी नजर में ये जो डिस्काउंट है, ये कंपनी कैसे कॉम्पनसेट करेगी? देखें, मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 7%। और हम कितना दे रहे हैं? 5%। अब देखो होगा क्या। हमें आज इन्वेस्टर कितने पैसे देगा? आज हमें इन्वेस्टर पैसे देगा 757760, क्योंकि हमने इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और उसको कहा कि आपके लिए खुसूसी 42,240 रुपए का डिस्काउंट, जबकि इस पे इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा? 7%। जबकि दे कितना रहे हैं? 5%। देखना भी डंडा घूमता कैसे है। 757760 का 7% कितना बनेगा? $53,043। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें भरना चाहिए था 53,043 का, लेकिन आप उसको दे कितना रहे हैं? 40,000। उस गरीब का इंटरेस्ट बन रहा था 53,043। आपने दिए सिर्फ उसको 40,000। आपने उसके 13,043 रुपए पकड़ लिए, तो आपके ऊपर लायबिलिटी 1 साल के बाद कितनी रहेगी? 13,043 आपने उसको नहीं दिए। आपके ऊपर पहले ही 757760 की लायबिलिटी थी, उसमें प्लस करते हैं 13,043, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है 7,70,803। दूसरा साल लायबिलिटी है 7,07,803। अब इस पे लगाओ 7%। $49,000। नहीं, ओके, सो इट इज 59,956। 53,956। ओके,
और हम इन्वेस्टर को देंगे कितने? 40,000 रुपए। उसके 13,956 हम और रोक लेंगे, तो दूसरे साल के आखिर में हमारे ऊपर लायबिलिटी कितनी बनेगी? $721,759। इनफैक्ट ये कम कैसे हो रहा है? कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा ये। इट इज 784। ओके ओके, फेयर फेयर फेयर, सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे मैंने गलत किया है, सॉरी माय मिस्टेक। इट इज 770 एंड 803। तो इंटरेस्ट भी फिर गलत निकला होगा या सही है ये वाला? 53,956, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट ईयर इट इज 784 759, इसका 7%। $54,933 देंगे कितने? 40,000 रुपए। सीडी बैलेंस कितना आएगा? राउंडेड अप 8 लाख। अच्छा अब देखिए, हमने 3 सालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिखाया? तीन सालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिखाया हमने टोटल? 161,932। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जितना दिया और जितना खर्चा दिखाया। इट इज 41,932। राउंड अप डिफरेंस, अदरवाइज ये सेम होनी चाहिए थी फिगर। तो डिस्काउंट देना हमारा नुकसान नहीं है, ना ही हमारे लिए फायदा है। उसूलन तो हमारे लिए फायदा होना चाहिए था कि 8 लाख रुपए की, सॉरी उसके लिए फायदा होना चाहिए था कि 8 लाख की चीज हम 75760 में दे रहे थे, लेकिन हमने डंडा घुमाया और इंटरेस्ट की मद में हमने उससे वो फायदा नोच लिया। ठीक है, तो चीज वाजे रहेगी कि बेवकूफ कोई भी नहीं है, ना इश्यूअर बेवकूफ होगा और ना ही इन्वेस्टर बेवकूफ होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, व्हाट इज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट? इसको हम कहते हैं बेसिकली
कन्वर्टेबल डेट। अब तक हम ये डिस्कस करते आए हैं कि अगर कंपनी ने पैसे वापस करने हैं तो कंपनी लायबिलिटी दिखाएगी, और अगर हमने पैसे वापस नहीं करने तो कंपनी उसको इक्विटी दिखाएगी। तो कन्वर्टेबल में ये बात है कि दीज कैन बी redeemed for cash, or these can be converted into ordinary shares। लेकिन बताएगा कौन? एट चॉइस ऑफ इन्वेस्टर। और कब बताएगा? मैच्योरिटी पे। तो दो चीजें हमें कंफ्यूज कर रही हैं। एक तो चॉइस भी इन्वेस्टर की है, और बताएगा भी बाद में। आज हम अकाउंटिंग से पूछते हैं कि भाई मैं इसको लायबिलिटी मानूं या इक्विटी मानूं। तो IAS 32 ने पहले तो जान छुड़ा ली, कहा कि पैसे वापस करोगे तो लायबिलिटी है, नहीं करोगे तो इक्विटी है। मैं कहता हूं मुझे तो पता ही नहीं कि मैं करूंगा क्या, वो तो जैसा इन्वेस्टर बोलेगा मुझे वैसा करना पड़ेगा। अब इश्यू क्या आ रहा है कि क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि इन्वेस्टर करेगा क्या, तो IAS 32 कहता है कि इसको हम दोनों चीजें मानेंगे, इक्विटी भी मानेंगे और लायबिलिटी भी मानेंगे। उसके लिए मैं पहला उसूल दोहराता हूं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे हैं, मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूं। एक ऑप्शन देता हूं कि आप मुझसे सिंपल बॉन्ड खरीद लें। सिंपल बॉन्ड क्या होगा? दिस कैन ओनली बी रिडीम्ड। इसको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर इन कैश करवा सकता है, शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। जबकि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में शेयर्स में कन्वर्ट भी हो सकता है और पैसों में रिडीम भी हो सकता है। अब इश्यू क्या है कि अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हम आपसे शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ सकती तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपसे पैसे तो ले लूंगा, पैसे तो मेरे कहीं नहीं जा रहे ना। तो आप बताएं, एज एन इन्वेस्टर व्हाट वुड यू चूज? मैं अगर आपको दोनों ऑप्शंस दूं कि आप मुझसे कन्वर्टेबल्स ले लें या फिर सिंपल बॉन्ड्स ले लें, तो आप दोनों में से कौन से इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना पसंद करेंगे? ओके, आई एम बैक। बेसिकली सिंपल बॉन्ड का क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इनकैशमेंट ही हो सकेगी, और बॉन्ड्स जो कन्वर्टेबल है उसमें आपको पैसे भी मिल सकते हैं और कन्वर्जन भी हो सकती है। तो एज एन इन्वेस्टर आप सिंपल बॉन्ड को ज्यादा वैल्यू देंगे कि कन्वर्टेबल को? आप अपने पैसे दोनों में से बेहतर क्या समझेंगे, किस में लगाने चाहिए? याद रहे, कन्वर्टेबल में कैश का ऑप्शन मौजूद है, कन्वर्जन का ऑप्शन एक्स्ट्रा है।
क्योंकि आप कन्वर्टेबल को या सेकंड ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो मेरा कॉन्सेप्ट याद रहे, बेवकूफ मैं भी नहीं हूं, बेवकूफ ईश्वर भी नहीं है। ये बात याद रखना दैट कन्वर्टेबल डेट will always pay lower rate of interest। कन्वर्टेबल का यस अमृता, बिल्कुल कन्वर्टेबल क्या होंगे, अगर वो इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे बहैसियत एक बॉन्ड होल्डर, आगे जाके मैं उनको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। जब मैं उनको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा तो वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, उनके पैसे मैं ऑर्डिनरी शेयर्स में ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन जो मैं कन्वर्जन ऑप्शन दे रहा हूं उसके लिए मैं उनको एक नुकसान जरूर दूंगा, मैं उनको इंटरेस्ट कम दूंगा। लेट्स से पिकाचू लिमिटेड issued 4%, $100, $9,000 convertible loan notes। These are redeemable at par or convertible into 7 $1 ordinary shares after 4 years। ठीक है, हमने कन्वर्टेबल लोन नोट्स इशू किए हैं, उस पे कूपन इंटरेस्ट कितना है? हाउ मच इज कूपन इंटरेस्ट? जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी होती है वो कूपन होती है, और जो अमाउंट इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखा होता है वो पार वैल्यू होती है। तो बॉन्ड्स की पार वैल्यू कितनी है? $100, और कूपन इंटरेस्ट कितना है? 4% पर एनम। अच्छा, अब देखें इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है 4%। आगे मैंने बताया है कि सिमिलर लोन नोट्स इन मार्केट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन यील्ड 7% इंटरेस्ट। यानी मार्केट में जो बाकी लोन नोट्स हैं उनमें कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, उस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 7%। हम इन्वेस्टर को इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाते हैं।
पहले हम रखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। कितने साल तक बॉन्ड चलेगा? 4 साल तक। हर साल इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? हर साल इन्वेस्टर को कितना इंटरेस्ट देंगे हम? एनिमन 36,000। अच्छा देखिए हमने पैसे कितने लिए हैं। कैश हमने कितना रेज किया है? हमने 9,000 कन्वर्टेबल लोन नोट्स इशू किए हैं और हर एक कितने में किया है? 100 में। 9,000 लोन नोट्स एट $100 ईच। हमें पैसे कितने मिले हैं? 9 लाख। और कूपन हमेशा किस पे लगेगा? पार पे। कूपन कितना है? 4%। 9 लाख का 4% कितना बनेगा? 36,000। करेक्ट अमृता। और चौथे साल में इन्वेस्टर चाहे तो अपने पैसे वापस लेके जाए। रिडीम कितने पे होने हैं? एट पार। इन्वेस्टर चाहे तो अपने पैसे वापस लेके जाए, चाहे तो शेयर्स में कन्वर्ट करवा दे। अगर शेयर्स की वैल्यू 9 लाख से ज्यादा हुई तो वो शेयर्स ले लेगा। अगर शेयर्स की वैल्यू 9 लाख से कम हुई तो वो 9 लाख ले लेगा। आइदर केस कम से कम कंपनी ने कितने पैसे देने हैं? तो कॉन्ट्रैक्चुअली हम बाउंड है कि हम इन्वेस्टर को 9 लाख रुपए दें। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बात कर रहा हूं। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो वो शेयर्स ले लेगा। अगर शेयर्स की वैल्यू ना बढ़ी तो वो पैसे ले लेगा। यानी 9 लाख तो कम से कम मैंने देने ही देने हैं ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हम देखते हैं मार्केट में इंटरेस्ट क्या चल रहा है? 7%। इन्वेस्टर को हम कहते हैं कि भाई होश के नाखून ले, 7% इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में। आप मुझे बताएं 7% का 4 सालों का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? सेवन परसेंट 4 years एन्युटी फैक्टर 3.387। ठीक है, एग्रीड विद ईमान। ईमान ने कहा है 3.387। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी? अगर हम डिस्काउंट रेट को राउंड अप ना करें, अगर आप राउंड अप करते हैं कोई इश्यू नहीं है। यह है 1,21,940। और डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा? 7%, 4 साल का
0.763 प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? अगर राउंड अप ना करें तो 686,605। ठीक हो गया, 700 कर लेते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, अब हम इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाईजान आपने जहां पे पैसे लगाए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? दोनों को प्लस करें तो 8,08,640। ओके, नाउ रिमेंबर दिस। अगर इन्वेस्टर 8,08,640 देता तो इन्वेस्टर की एनपीवी 0 आती। यानी ये इस जिस तरह हमने ऊपर एक इश्यू वैल्यू के हवाले से पढ़ा, अगर कंपनी इतने में इश्यू करती तो इन्वेस्टर को 1% का भी नुकसान ना होता। इसको हम कहते हैं डेट कंपोनेंट। अच्छा, यानी इन्वेस्टर को प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 8,08,640 की, जबकि इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कितने किए हैं? 9 लाख रुपए। एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज 808,640 और आउटफ्लो है 9,09,100,000। एनपीवी पॉजिटिव है नेगेटिव है? यस, नेगेटिव। कितने से? हाउ मच इज डिफरेंस? 91,360। क्या इन्वेस्टर को इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेरी गुड, लेकिन थोड़ा होश में आए। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है, आप डिसीजन मेकर नहीं है। इन्वेस्टर आपसे ये नहीं पूछेगा कि खरीदूं या ना खरीदूं। आप अकाउंटेंट है, आप सिर्फ कंपनी को ये बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन कैसे रिपोर्ट की जाएगी। इन्वेस्टर को वर्गलाने की जरूरत नहीं है, उसको बहकाने की जरूरत नहीं है। आप अकाउंटेंट हैं, आप स्टैंडर्ड के दायरे में रहें। मैं आपको यह बताऊं कि इन्वेस्टर अभी खरीदने का सोच नहीं रहा, इन्वेस्टर ये बॉन्ड्स खरीद चुका है। नेगेटिव एनपीवी वाले बॉन्ड्स कौन खरीदता है भाई? कि इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स को महंगा खरीद लिया है और 91,360 की नेगेटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में हाथ डाल दिया है। पहला शक, इन्वेस्टर बेवकूफ है। लेकिन मैंने तो बताया कि इन्वेस्टर तो बेवकूफ नहीं हो सकता। दूसरा शक, इन्वेस्टर के दिमाग में कोई दूसरी लालच पल रही है। आपको क्या लगता है, क्या इन्वेस्टर बेवकूफ है? या इन्वेस्टर के दिमाग में
कोई दूसरी बात चल रही है। आपको क्या लगता है क्यों नुकसान किया इन्वेस्टर ने अपना? किस चीज का ग्रीड है, लालच किस चीज की है उसको? क्या आसरा करा है कंपनी ने इसको? बेहतरीन, शेयर ऑप्शंस यानी शेयर्स में कन्वर्ट कराएगा। तो देखो, इन्वेस्टर को कितने शेयर्स मिल रहे हैं? 7। अगर एक शेयर की वैल्यू 20 रुपए हो जाए, लेट्स से, वो 100 रुपए में कितने शेयर्स ले सकता है? 7 शेयर्स। यानी उसको 100 रुपए की बजाय मिलेंगे $140। आपने जो कैलकुलेशन की है वो 100 रुपए के हिसाब से की है, लेकिन भाईजान को लगता है कि शेयर की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो जाएगी, तो उसने एक लालच में आके नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट उठा लिया है। और लालच किस चीज की है? शेयर्स में कन्वर्जन की। तो हम कहते हैं कि ये जो 91,000, ईमान देखें, शेयर्स में की वैल्यू तकरीबन अक्सर बढ़ती बढ़ती है। अच्छा, दूसरा, इसको नुकसान दाव पे कितने लगा है? 91,360। अच्छा, अब हम ये देखें कि क्या इन्वेस्टर को इतना रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हमें कंपनी की प्रोफाइल में जाना पड़ेगा कि क्या कंपनी की शेयर प्राइस में पोटेंशियल है, क्या कंपनी के ऐसे कोई प्लान्स हैं जिसकी वजह से उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। अगर कंपनी की कोई ऐसे प्लान्स हैं, ऐसा पोटेंशियल आपको नजर आता है, आपको स्ट्रांगली लगता है कि 80% चांसेस है कि शेयर प्राइस जाएगी ऊपर, तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ने के कोई आसार ना होते, तो इन्वेस्टर्स कभी भी इसके ये कन्वर्टेबल्स ना खरीदते। अब ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इशू हो जाता है कि क्या ये रिस्क लेना अकलमंदी है या नहीं है। वो हम वहां पे इसका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस करेंगे और वहां से अंदाजा लगाएंगे कि इन्वेस्टर को ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटेंट के हाथ में ये बात आई है कि इन्वेस्टर ये बॉन्ड्स खरीद चुका है, तो जितना उसने लालच में आके नुकसान किया है, उसको हम कहते हैं इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है, जो पैसे इन्वेस्टर ने जायज दिए हैं वो डेट कंपोनेंट है, जो इन्वेस्टर ने नुकसान किया है उसको हम इक्विटी कंपोनेंट कहते हैं। तो जिस दिन आपने इश्यू किया, हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक। कंपनी को पैसे कितने मिले? 9 लाख। हम क्रेडिट करेंगे 4% कन्वर्टेबल लोन नोट्स यानी लाइव 640 से, और क्रेडिट करेंगे इक्विटी रिजर्व 91,000
360 से। तो हमारा जो पहला पहला सवाल था कि इन पैसों को हम लायबिलिटी माने या इक्विटी माने, तो उसका जवाब हमारे सामने आ गया कि दिस इज कन्वर्टेबल डेट, दिस इज हाइब्रिड। तो हमने क्या करना है, प्रोसीड्स को स्प्लिट करना है इनटू डेट एंड इक्विटी। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि जब भी आप कन्वर्टेबल्स इशू करेंगे तो उसका डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू वाला पार्ट लायबिलिटी माना जाएगा, और जो नेगेटिव एनपीवी वाला हिस्सा है, जो इन्वेस्टर ने लालच में आके नुकसान किया है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि नुकसान है या नहीं है। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो इन्वेस्टर को फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर शेयर्स की वैल्यू ना बढ़ी तो जाके हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। बहरहाल जो भी होता है अब वो वक्त बताएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे रख रहा हूं, जिसमें हमने स्प्लिट करना सीखा कि कन्वर्टेबल को डेट और इक्विटी में किस तरह से तोड़ा जाएगा। बाकी इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी वो इंशाल्लाह हम अपनी कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अब तक इफेक्टिव और इशू वैल्यू और कन्वर्टेबल्स के हवाले से बातें पढ़ी हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि इसको क्विकली आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि हम फिर IFRS 9 की तरफ मूव करेंगे। अभी मेरा मेन मोटिव आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से कुछ डिटेल्स एक्सप्लेन करना है, उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ आ सकेंगे। ईमान, इसमें मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ईमान का सवाल ये आ रहा है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा। मैं यहां पे आ रहा था, यहां पे आ जाओ, देखो मैंने क्या लिखा था, convertible debt will always pay lower rate of interest. आप अगर एक प्रोजेक्ट से आप रिटर्न मांगे 10% का, जो कि मार्केट में चल रहा हो, और प्रोजेक्ट आपको रिटर्न दे 8% का, 7% का, तो क्या एनपीवी कभी पॉजिटिव आ सकती है? एनपीवी पॉजिटिव तब होती है जब उसका रिटर्न आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। यानी जब प्रोजेक्ट आपको आपकी खाई से ज्यादा रिटर्न देगा, तब जाके उसकी एनपीवी पॉजिटिव बैठेगी। जबकि इसमें तो बड़ा वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि कन्वर्टेबल्स आपको हमेशा मार्केट से कम रिटर्न देंगे, कन्वर्टेबल्स आपको आपकी ख्वाहिश से हमेशा कम रिटर्न देंगे। वजह मैं आपको वाजे बता चुका हूं कि इशूअर बेवकूफ नहीं है। इशूअर की बेवकूफी का क्या आलम होगा कि वो आपको एक तो कन्वर्जन का ऑप्शन दे, दूसरा आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करे, सोने पे सुहागा, जो कि कभी नहीं हो सकता। उससे मेरा पहला पहला लॉजिक, पहली पहली लॉजिक खराब हो जाएगी। मैंने आपसे सवाल पूछा था, हु इज इडियट, बेवकूफ कौन है? तो हमने पढ़ा था ना तो इश्यूअर बेवकूफ हो सकता है, ना इन्वेस्टर बेवकूफ हो सकता है। इश्यूअर सिर्फ घुमा फिरा के कंफ्यूज करता है इन्वेस्टर को। तो इश्यूअर भी अपना नुकसान नहीं करेगा, इन्वेस्टर भी अपना नुकसान नहीं करेगा। ईमान, आई एम नॉट गेटिंग दिस के इंटरेस्ट रेट जो सिंपल बॉन्ड्स के मुकाबले में उससे तो कम होगा। यस, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कैश फ्लो से ज्यादा हो सकता है। कौन से कैश फ्लो से ज्यादा हो सकता है?
नहीं नहीं नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ईमान देखो, मैं अगर इन्वेस्टर से 9 लाख रुपए लेता हूं तो मैं उसको 9 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूं कम। लेट्स से इस केस में मैं दे रहा हूं 4%, लेट्स से 5% दे दूं, लेट्स से 6% दे दूं, लेकिन 7% या उससे ज्यादा तो मैं कभी भी नहीं दे सकता। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 9 लाख रुपए आप मुझे कब दे रहे हैं? ईयर 0 में। और मैं आपको कब दे रहा हूं? 4 साल के बाद। तो जब आप उसकी हायर परसेंटेज पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो हमेशा 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 नेगेटिव ही आएगी। तो जब आप कूपन इंटरेस्ट के कैश फ्लोज को मार्केट रेट पे डिस्काउंट करेंगे, उसकी वैल्यू हर सूरत 9 लाख से कम ही आएगी। 9 लाख से ज्यादा कतन भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर 9 लाख से ऊपर चला गया तो इन्वेस्टर फायदे में आ जाएगा। मैं आपको 9 लाख तो वापस करूंगा ना। हाँ, एक पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद है कि अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और चौथे साल में इन्वेस्टर को 9 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स मिल गए, तो पॉजिटिव हो सकती है एनपीवी। लेकिन मैं यहां पे फिल वक्त कन्वर्जन के ऑप्शन को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं। मैं यहां पे समझ रहा हूं कि इन्वेस्टर सिर्फ पैसों के पैसे ही ले तो क्या होगा? तो उसकी एनपीवी हर सूरत नेगेटिव ही आएगी।